गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हम हिस्ट्री का चैप्टर सेकंड यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति के बारे में आज पढ़ेंगे। ठीक है, यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति। ठीक है, इसमें देखेंगे फर्स्ट पे सामाजिक परिवर्तन का युग। अब जो समाज के अंदर क्या क्या परिवर्तन आए उसके बारे में बता रखा है। तो देखेंगे पिछले अध्याय में आपने फ्रांसीस क्रांति के बाद यूरोप में फैलते जा रहे स्वतंत्रता और समानता के शक्तिशाली विचारों के बारे में पढ़ा। हमने पिछले चैप्टर में क्या पढ़ा था? जो फ्रांसीस क्रांति के बाद यूरोप में फैलते जा रहे यानी कि सभी लोगों को स्वतंत्रता का, समानता का अधिकार मिलना चाहिए, ऐसे विचारों के बारे में हमने पढ़ा था। फ्रांसीस क्रांति ने सामाजिक संरचना के क्षेत्र में आमूल परिवर्तन की संभावनाओं का सूत्रपात कर दिया था। यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि फ्रांसीस क्रांति ने सामाजिक संरचना के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा प्रयत्न किए और इसकी संभावना यानी कि उन्होंने ये कहा कि भविष्य में इस प्रकार से हमारी सामाजिक संरचना होनी चाहिए, इसकी उन्होंने घोषणा कर दी थी और परिवर्तन भी कर रहे थे वो। जैसा कि आप पढ़ चुके हैं, 18वीं सदी से पहले फ्रांस का समाज मोटे तौर पर एस्टेट और श्रेणियों में बटा हुआ था। यानी कि हमने जब पढ़ा कि 18वीं सदी के अंदर जो फ्रांस था वो उसका जो समाज था वो 3 एस्टेट में बटा हुआ था और छोटी छोटी श्रेणियों में बटा हुआ था। समाज की आर्थिक और सामाजिक सत्ता पर कुलीन वर्ग और चर्च का नियंत्रण था। लगभग कहने का मतलब ये है कि जो समाज की आर्थिक और सामाजिक सत्ता है यानी कि जो सबसे बड़े लोग थे, कुलीन वर्ग थे, उन लोगों का या चर्च का नियंत्रण था। जो चर्च में पादरी होते हैं वही जो कहते थे या कुलीन वर्ग जो कहते थे उन्हीं के अनुसार सारा काम होता था। लेकिन क्रांति के बाद इस संरचना को बदलना संभव दिखाई देने लगा। लेकिन अब जो फ्रांसीस क्रांति हुई उसके बारे में उनको लोगों को थोड़ी आस जगी कि अब जो हमारे ऊपर कुलीन वर्ग और चर्च का नियंत्रण करने वाले लोग हमारे पर राज करते हैं तो इससे हमें छुटकारा मिल जाएगा और समाज में सभी को किसकी समानता की भावना से, स्वतंत्रता की भावना से हमें यानी कि घूमने का और अपने विचार व्यक्त करने का मौका मिलेगा। यूरोप और एशिया सहित दुनिया के बहुत सारे हिस्सों में व्यक्तिगत अधिकारों के स्वरूप और सामाजिक सत्ता पर किसका नियंत्रण हो। यानी कि अब क्या हुआ, यूरोप और एशिया के बहुत सहित दुनिया के बहुत सारे ऐसे हिस्से थे जिसमें ऐसा सोचा गया था जो व्यक्ति है, व्यक्ति के अधिकारों के स्वरूप और सामाजिक सत्ता पर किसका नियंत्रण हो, कौन नियंत्रण कर सकता है, इस पर चर्चा छिड़ गई थी। भारत में भी राजा राम मोहन राय और डेरोजियो ने फ्रांसीस क्रांति के महत्व का उल्लेख किया है। यानी कि हमारे भारत में भी राजा राम मोहन राय है, ये बहुत एक सामाजिक सुधारक थे उन्होंने, और डेरोजियो ने फ्रांसीस क्रांति के महत्व का उल्लेख किया है। और भी बहुत सारे लोग क्रांति पश्चात यूरोप की स्थितियों के बारे में चल रही बहस में कूद पड़े। यानी कि बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने ये जो यूरोप की स्थितियों के बारे में जो बातें कर रही थी, जो क्रांति हो रही थी उसके अंदर बहस के अंदर कूद पड़े, अपना भाग लिया उन्होंने बढ़ चढ़कर। आगे चलकर उपनिवेशों में घटी घटनाओं ने भी इन विचारों को एक नया रूप प्रदान करने में योगदान दिया। जो आगे चल रहे थे उपनिवेश थे, है ना, उसमें भी जो अलग अलग जो ये घटना घट रही थी कि जो सिर्फ कुलीन वर्ग ही और चर्च के जो पादरी होते हैं वही समाज पर नियंत्रण कर सकते हैं, ऐसी घटनाओं घटने के बाद उन लोगों ने सोचा कि भाई हमें कुछ ना कुछ विचार यानी कि इनका इस क्रांति के अंदर अपना योगदान देना चाहिए और इस विचारों का एक नया रूप प्रदान करने में योगदान देना चाहिए। अब यहाँ देखेंगे बेटा, देखो, मगर यूरोप में भी सभी लोग आमूल समाज परिवर्तन के पक्ष में नहीं थे। लेकिन जो यूरोप के लोग थे वो सारे लोग समाज के यानी पूरी तरह से समाज के परिवर्तन के पक्ष में नहीं थे। इस सवाल पर सबकी अलग अलग राय थी। बहुत सारे लोग बदलाव के लिए तो तैयार थे लेकिन वे चाहते थे कि यह बदलाव धीरे धीरे हो। यानी कि जो लोग थे वो जो बड़े लोग थे, कुलीन लोग थे या समाज सुधारक थे, यानी कई लोग तो चाहते थे कि बदलाव होना ही नहीं चाहिए, कई लोग चाहते थे कि बदलाव हो तो, लेकिन जो बदलाव होता है वो एक साथ ना हो, धीरे धीरे बदलाव आए। एक खेमा मानता था कि समाज का आमूल पुनर्गठन जरूरी है। कुछ रूढ़िवादी कंजर्वेटिव्स थे कि कुछ उदारवादी या आमूल परिवर्तनवादी समाधानों के पक्ष में थे। यहाँ क्या कह रहे हैं कि ऐसे कई लोग थे जिसमें कई समाज के कई संगठन थे जिसको हम रूढ़िवादी कहते हैं, जो पुराने विचारों से
लदे हुए थे कि समाज में हमारे पहले ज़माने में ऐसा होता था और आज का समाज कैसा है। तो जो रूढ़िवादी, जो रूढ़ियों में मानते हैं, अंधविश्वास से मानते हैं, वो क्या मानते थे कि हमारा समाज पहला था वैसा ही रहना चाहिए। लेकिन उदारवादी जो लिबरल्स थे या परिवर्तनवादी, ये दोनों ही समाज के पक्ष में थे कि सभी समाज अच्छी तरह से चेंजमेंट आना चाहिए। उस समय के संदर्भ में इन शब्दों का क्या मतलब था, राजनीतिक को इन धाराओं में क्या फ़र्क थे और कौन कौन सी बातें थी जो समान थी, ये हम ध्यान रखना चाहते हैं कि इन शब्दों का अर्थ हर काल और परिवेश में एक ही नहीं होता है। यानी कि जो लोग सोचते थे कि भाई कुछ एक जगह ऐसा लगता है कि रूढ़िवादी लोगों का मानना सही था कि कुछ विचारों का परिवर्तन होना चाहिए, लेकिन समाज के सारे ही विचारों का परिवर्तन, बदलाव नहीं होना चाहिए। लेकिन उदारवादी और रेडिकल्स मानते थे कि समाज को पूरी तरह से हमें बदलना चाहिए। तो इसमें अलग अलग तरीके से सबके मत अधिकार अलग अलग थे। अब हम इस अध्याय में हम 19वीं शताब्दी की कुछ महत्वपूर्ण राजनीतिक परंपराओं का अध्ययन करेंगे और देखेंगे कि उन्होंने परिवर्तन के संदर्भ में क्या असर डाला। इसके बाद हम एक ऐसी ऐतिहासिक घटना पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे जिसमें समाज के रेडिकल पुनर्गठन का एक गंभीर प्रयास किया गया था। रूस में हुई क्रांति के फलस्वरूप समाजवाद 20वीं सदी का स्वरूप तय करने वाले सबसे महत्वपूर्ण और शक्तिशाली विचारों की श्रृंखला में एक हिस्सा बन गया था बेटा। अब यहाँ देखेंगे हम नंबर 1.1 का पढ़ेंगे, उदारवादी, रेडिकल और रूढ़िवादी क्या क्या मानते थे, उनकी क्या क्या सोच थी। तो समाज परिवर्तन के समर्थकों में एक समूह उदारवादी का था। उदारवादी ऐसे राष्ट्र चाहते थे जिसमें सभी धर्मों को बराबर का सम्मान और जगह मिले। अब यहाँ देखें 3 प्रकार के लोग थे, उदारवादी, रेडिकल और रूढ़िवादी। तो अब क्या कहते हैं, समाज के परिवर्तन के समर्थन में जो उदारवादी लोग क्या चाहते थे कि उदारवादी ऐसा राष्ट्र बनाना चाहते थे जिसमें सभी धर्मों को क्या मिले, बराबर की समानता मिले और सम्मान मिले, जगह मिले। शायद आप जानते होंगे कि उस समय यूरोप के देशों में प्राय किसी एक धर्म को ही ज़्यादा महत्व दिया जाता था। जो उदारवादी लोग सोचते थे कि यदि समाज को समानता मिलेगी तो हमारे समाज में लगभग सारे लोग इक्वल हो जाएंगे। लेकिन यानी कि हमने जब पढ़ा था तो उसमें हमने ये पढ़ा था उस समय यूरोप के देशों में प्राय किसी एक धर्म को ही सबसे ज़्यादा महत्व दिया जाता था। जैसे कि ब्रिटेन की सरकार चर्च ऑफ इंग्लैंड का समर्थन करती थी, ऑस्ट्रेलिया और स्पेन कैथोलिक चर्च के समर्थक थे। ठीक है बेटा। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं, उदारवादी समूह वंश आधारित शासकों की अनियंत्रित सत्ता के भी विरोधी थे। यहाँ क्या कह रहे हैं, उदारवादी समूह है ना, वंश आधारित शासकों की अनियंत्रित सत्ता के भी विरोधी थे। यानी कि जो वंशवाद था, यानी कि अगर राजा है तो राजा का बेटा राजा ही बनेगा, उसका बेटा उसका राजा बनेगा। इस तरह से वंश आधारित शासकों की अनियंत्रित सत्ता के विरोध में भी थे। वे सरकार के समक्ष व्यक्ति मात्र के अधिकारों के रक्षा के पक्षधर थे। उनका कहना था कि सरकार को किसी के अधिकारों का हनन करने या उन्हें छीनने का अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए। अब यहाँ क्या कह रहे हैं कि वे चाहते थे, जो उदारवादी लोग क्या चाहते थे कि सरकार बनाने के लिए सभी समक्ष व्यक्ति मात्र के अधिकारों की रक्षा के, यानी कि व्यक्तियों की रक्षा के अधिकारों की रक्षा होनी चाहिए, उसके पक्ष में थे वे। उनका कहना था कि सरकार को किसी भी अधिकारों का, यानी कि किसी व्यक्ति का भी अधिकारों का हनन उनको खत्म नहीं करना चाहिए या उनका अपमान नहीं करना चाहिए और उनसे छीनना भी नहीं चाहिए। यह समूह प्रतिनिधित्व पर आधारित एक ऐसी निर्वाचित सरकार के पक्ष में था जो शासक और अफसर के प्रभाव से मुक्त और प्रशिक्षित न्यायपालिका द्वारा स्थापित किए गए कानूनों के अनुसार शासन कार्य चलाए। यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि जो उदारवादी लोग थे ये क्या चाहते थे कि समूह प्रतिनिधित्व पर आधारित ऐसी निर्वाचित सरकार के पक्ष में थे जो शासक और अफसरों, यानी जो शासक होते राजा होते हैं और उनके जो नीचे के अफसर होते हैं कि उनके प्रभाव से मुक्त हो जाए लोग, और सुप्रशिक्षित न्यायालय यानी कि पढ़े लिखे लोगों की न्यायपालिका स्थापित की जाए, कानून बनाए जाए और उसके अनुसार शासन कार्य चलाए। यह समूह लोकतंत्रवादी नहीं था। ये जो समूह था ना वो लोकतंत्रवादी नहीं था।
वे लोग सार्वभौमिक वैश्य मताधिकार यानी सभी नागरिकों को वोट का अधिकार देने के पक्ष में नहीं थे। उदारवादी लोग हर तरह से समाज में समानता चाहते थे, लेकिन ये एक और पॉइंट है कि ये लोकतंत्रवादी नहीं थे। लोकतंत्रवादी का मतलब ये होता है कि इसके अंदर सभी लोगों को वोट डालने का अधिकार होना चाहिए, लेकिन उदारवादी लोग ऐसा नहीं चाहते थे कि सभी को वोट डालने का अधिकार मिले, उसके पक्ष में नहीं थे। उनका मानना था कि वोट का अधिकार केवल संपत्तिधारियों को ही मिलना चाहिए। वो मानते थे कि जो वोट का अधिकार है सिर्फ जो कुलीन वर्ग है, जिनके पास बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी है, उनको ही मिलना चाहिए, ऐसा वो मानते थे। इसके बाद यहाँ पर है बेटा, इसके विपरीत रेडिकल समूह के लोग ऐसी सरकार के पक्ष में थे जो देश की आबादी के बहुमत के समर्थन पर आधारित हो। यानी कि अब आ गए, हमने उदारवादी पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे रेडिकल। जो रेडिकल समूह के लोग थे वो क्या मानते थे, ऐसी सरकार के पक्ष में थे जो देश की आबादी के, जो हमारे देश की आबादी है वो बहुमत के, यानी कि जो उसमें सबसे ज़्यादा लोगों को क्या मानना है, बहुमत के समर्थन पर आधारित हो। इनमें से बहुत सारे लोग महिला मताधिकार आंदोलन के भी समर्थक थे, यानी कि वो चाहते थे कि सभी अधिकारों को, व्यक्तियों को वोट डालने का अधिकार मिलना चाहिए, तो साथ साथ में महिलाओं को भी वोट डालने का अधिकार मिलना चाहिए। उदारवादियों के विपरीत थे ये लोग बड़े जमींदार और संपन्न उद्योगपतियों को प्राप्त किसी भी तरह के विशेषाधिकारों के खिलाफ थे। यानी कि यहाँ पर क्या कह रहे हैं, ये लोग जो उदारवादी लोगों के विपरीत थे, रेडिकल्स उदारवादी के विपरीत थे, और वो क्या चाहते थे, जो जमींदार, बड़े जमींदार होते हैं या संपन्न उद्योगपति होते हैं, उनके खिलाफ थे कि उनको जो कुछ खास अधिकार मिल रखे हैं, विशेष अधिकार मिल रखे हैं, उनके वे खिलाफ थे। वे निजी संपत्ति के विरोधी नहीं थे, लेकिन केवल कुछ लोगों के पास संपत्ति के संकेंद्रण का विरोध जरूर करते थे। यानी कि यदि हमें वो प्रॉपर्टी, हमारे पास निजी संपत्ति है, बहुत ज़्यादा है, तो उसके विरोधी नहीं थे, लेकिन वो कुछ ऐसे पास संपत्ति के संकेंद्रण का विरोध जरूर करते थे कि यानी कि उन्होंने यदि किसी दूसरे व्यक्ति की संपत्ति हासिल कर ली है या उस पर दबाव डालते हैं तो उसके विरोध में थे। उसके बाद क्या कह रहे हैं बेटा, देखो, रूढ़िवादी तबका रेडिकल और उदारवादी दोनों के खिलाफ था। जो रूढ़िवादी लोग थे वो रूढ़िवादी तबका रेडिकल और उदारवादी दोनों के खिलाफ थे। मगर फ्रांसिस क्रांति के बाद तो रूढ़िवादी भी बदलाव की ज़रूरत को स्वीकार करने लगे थे। अब हम पढ़ेंगे रूढ़िवादी के बारे में। जो रूढ़िवादी लोग थे वो रेडिकल और उदारवादी उन दोनों के खिलाफ थे पहले तो, लेकिन जब फ्रांसिस क्रांति हुई उसमें रूढ़िवादियों को भी ऐसा लगा बेटा कि हमें भी कुछ बदलाव की ज़रूरत है। पुराने समय में यानी 18वीं शताब्दी में रूढ़िवादी आमतौर पर परिवर्तन के विचारों को विरोध करते थे। जो पुराने समय में थे ना, 18वीं सदी के अंदर जो रूढ़िवादी लोग थे वो नए परिवर्तन के विचारों का विरोध करते थे, लेकिन 19वीं सदी तक आते आते वे भी मानने लगे थे कि कुछ परिवर्तन आवश्यक हो गया है, परंतु वह चाहते थे कि अतीत का सम्मान किया जाए, अर्थात अतीत को पूरी तरह ठुकराया न जाए और बदलाव की प्रक्रिया धीमी हो। साथ साथ में जो रूढ़िवादी लोग क्या चाहते थे कि हमें एक साथ परिवर्तन तो जरूरी है, परंतु परिवर्तन हम अतीत का सम्मान किया जाना चाहिए, जो हमारा पास्ट है उसका सम्मान किया जाना चाहिए। अतीत को पूरी तरह से हम ठुकरा नहीं सकते हैं और उसमें धीरे धीरे बदलाव की प्रक्रिया ये धीमे धीमे होनी चाहिए। फ्रांसिस क्रांति के बाद पैदा हुए राजनीतिक उथल पुथल के दौरान सामाजिक परिवर्तन पर केंद्रित इन विविध विचारों के बीच काफ़ी टकराव हुए। यानी कि जो फ्रांसिस क्रांति हो गई उसके बाद राजनीतिक उथल पुथल हुए और उसमें ये सारे इन विचारों के उदारवादी, रेडिकल्स और रूढ़िवादी, इन तीनों विचारों के बीच में बहुत ज़्यादा टकराव हुआ। 19वीं सदी में क्रांति और राष्ट्रीय कायांतरण की विभिन्न कोशिशों ने इन सभी राजनीतिक धाराओं की सीमाओं और संभावनाओं को स्पष्ट कर दिया गया था। लास्ट में क्या कह रहे हैं बेटा, देखो, 19वीं सदी में क्रांति और राष्ट्रीय कार्यांतरण की विभिन्न कोशिशों ने इन सभी राजनीतिक धाराओं की सीमाओं और संभावनाओं को अच्छी तरह से स्पष्ट कर दिया था, अलग अलग कर दिया था। उसके बाद हम पॉइंट पढ़ेंगे, 1.2 का पढ़ेंगे, औद्योगिक समाज और सामाजिक परिवर्तन। इस पहले पॉइंट में हमने ये जाना कि रूढ़िवादी लोग, रेडिकलवादी लोग और उदारवादी लोगों में क्या क्या डिफरेंस था। उसमें हमने ये जाना, जो उदारवादी लोग होते हैं ना, वो हर तरह से समाज में हर व्यक्ति को समानता का अधिकार मिलना चाहिए, स्वतंत्रता का अधिकार मिलना चाहिए, लेकिन वो ऐसा नहीं चाहते थे कि लोकतंत्रवादी का अधिकार मिले, यानी कि हर एक लोगों को वोट डालने का अधिकार मिले, ऐसा नहीं चाहते थे। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा रेडिकल्स क्या चाहते थे कि जो समाज के अंदर जो बहुमत लोगों का समर्थन, बहुमत लोग क्या चाहते हैं उसके अनुसार परिवर्तन होना चाहिए और उसमें महिलाओं को भी, हर एक व्यक्ति को तो मिलना, पुरुषों को तो मत का वोट
डालने का अधिकार मिलना चाहिए, लेकिन महिलाओं को भी वोट डालने का अधिकार मिलना चाहिए, ऐसा वो चाहते थे। उसके बाद जो रूढ़िवादी लोग थे वो शुरुआत में तो क्या चाहते थे कि फ्रांसिस क्रांति के दौरान वो चाहते थे कि कोई बदलाव की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जैसे 19वीं सदी आई तो उन्होंने ये सोचा कि नहीं, कहीं ना कहीं बदलाव की ज़रूरत है, लेकिन बदलाव ऐसा हो कि हम अपना पास्ट, हम अतीत को ना भूल जाए, अतीत के साथ साथ हम कुछ एक के अंदर बदलाव करें और कुछ एक के अंदर हम बदलाव ना करें, ऐसा वो चाहते थे। अब उसके बाद जो 1.2 है ये औद्योगिक समाज और सामाजिक परिवर्तन, इसका वीडियो हम कल नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे बेटा। थैंक यू।